दिल्ली के आफताब और सरधा मामले ने पूरे देश और दुनिया को हिला के रख दिया है। आए दिन हर रोज़ ऐसे ऐसे चौंकाने वाली खबरें सामने निकल कर आती है, जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। दिल्ली पुलिस भी इस केस को सॉल्व करने में अपनी पूरी दमखम लगा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी ये केस पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाया है। अभी तक ये मामला पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुआ है कि सेम एक ऐसे ही मामला फिर से दिल्ली शहर में ही सामने आ गया, जहां पे एक पत्नी और उसके बेटे ने मिल करके अपने ही पति के शरीर के लगभग 22 हिस्से अलग अलग कर दिया और आखिरकार 5 महीनों बाद इस केस का खुलासा होता है। पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और सोशल मीडिया के अखबारों के माध्यम से जब ये लोगों को सामने जाता है, तो इसे सुनने के बाद, इसे पढ़ने के बाद लोगों के जहन में एक बार फिर से आफताब और सरधा का मामला ताज़ा हो जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है त्रिलोकपुरी, और इसी त्रिलोकपुरी के पांडव नगर रामलीला ग्राउंड में इतने काफ़ी बदबू आते हैं कि उस बदबू से आसपास के जितने भी लोग होते हैं परेशान हो उठते हैं। और आखिरकार एक दिन इस बात की खबर पुलिस को देते हैं। पुलिस जब रामलीला ग्राउंड में पहुंचती है तो वहां के नज़ारा देख करके पुलिस वाले भी एकदम से चौंक जाते हैं। दरअसल उस रामलीला ग्राउंड में किसी व्यक्ति के शरीर के कई हिस्से जहां तहां बिखरा पड़ा हुआ था। पुलिस जब उस व्यक्ति के शरीर के साथ साथ उसके सर को उस ग्राउंड में तलाश करने की कोशिश करती है, तो उस व्यक्ति का सर कहीं भी नहीं मिलता है। आखिरकार पुलिस वालों ने उस शरीर के जितने भी हिस्से थे उन सबको इकट्ठा करके अपने कब्जे में लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर पुलिस इस केस की काफ़ी गहराई से छानबीन करना शुरू करती है। लेकिन पुलिस को इस अपराधी तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जिस व्यक्ति की इस दुनिया से हटाया गया था उसकी कोई पहचान ही नहीं थी। पुलिस सबसे पहले इस व्यक्ति की पहचान करने के लिए एरिया के जितने भी पुलिस चौकी होते हैं उन सब में ये पता लगाने की कोशिश करती है कि इस एरिया का कोई ऐसा व्यक्ति है जो लापता हो या फिर जिसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो और अभी तक वो घर वापस नहीं आया है। लेकिन पुलिस वालों के इस एंगल में भी कुछ ऐसा सबूत, कोई ऐसा ठोस रास्ता नहीं मिलता है जिससे पुलिस वालों को इस केस में कोई मदद मिल सके। आखिरकार पुलिस वालों ने रामलीला ग्राउंड के आसपास में जितने भी सीसीटीवी फुटेज लगाए गए थे उन सब को खंगालना शुरू करती है। पुलिस जब आसपास के जितने भी सीसीटीवीज़ को खंगालती है तो आखिरकार उस सीसीटीवीज़ में एक महिला और एक लड़का रात के अंधेरे में इसी रामलीला ग्राउंड में कुछ फेंकते हुए नज़र आते हैं। लेकिन रात का अंधेरा होने की वजह से उस महिला के और उस लड़के का चेहरा सही तरीके से साफ नहीं दिखाई देता है। लेकिन फिर भी इस अंधेर केस में पुलिस वालों को मात्र एक यही क्लू मिला था जिसके माध्यम से इस केस को आगे ले जाया जा सकता था। पुलिस अब इस महिला के और लड़के की तलाशी करना शुरू करती है और बहुत जल्द ही पुलिस इस महिला और लड़के के पास पहुंच भी जाती है। दरअसल ये महिला और ये लड़का त्रिलोकपुरी के इलाके के ही रहने वाली महिला, जिसका नाम है पूनम देवी, और उसी का बेटा दीपक। पुलिस त्रिलोकपुरी के इलाके में ही पूनम देवी और दीपक के घर पर पहुँचती है और उनसे पूछताछ करती है। पुलिस सबसे पहले पूनम देवी के उसके पति के बारे में पूछताछ करती है। पूनम देवी के पति का नाम है अंजन दास। तो पूनम देवी कहती है कि दरअसल उसका पति ड्यूटी गया है। पुलिस जब पूनम देवी से कहती है कि तुम अपने पति से हमें फ़ोन पे बातचीत कराओ, तो पूनम देवी कहती है कि दरअसल मेरा पति फ़ोन ही नहीं रखता है। लेकिन पूनम देवी जो पुलिस वालों के सवालों का जवाब दे रही थी, तो पुलिस वालों को साफ समझ में आ जाता है कि पूनम देवी सब कुछ झूठ बोल रही थी। पुलिस जब आस पड़ोस के लोगों से अंजन दास के बारे में पूछताछ करती है तो आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं कि दरअसल अंजन दास लगभग 4-5 महीनों से दिखाई नहीं दे रहा है। हम भी जब इनके घर परिवार वालों से पूछताछ करते हैं तो ये कुछ साफ साफ जवाब नहीं देते हैं। अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं पूनम देवी और उसके बेटे दीपक पे काफ़ी गहरा शक हो जाता है, और इसी के आधार पे आखिरकार पुलिस वाले पूनम देवी और उसके बेटे दीपक को अपने गिरफ्त में लेती है और सीधे लेकर के पुलिस थाने पहुंच जाती है और फिर इनसे सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जब इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार ये अपना सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब इसकी पूरी सच्चाई पुलिस वालों को बताते हैं तो इसे सुनने के बाद पुलिस वालों के जहन में भी एक बार फिर से आफताब और सरधा का मामला ताज़ा हो उठता है। पुलिस वाले भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं। पूनम देवी बताती है कि उसका पति अंजन दास एक प्राइवेट कंपनी में लिफ्टमैन की नौकरी करता था। पूनम देवी जो कि एक हाउसवाइफ है और उसका बेटा दीपक एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। अंजन दास जो कि एक नशे की आदी हो चुका था, जब भी वो घर आता था दारू और शराब पी करके ही घर आता था
और जब घर आता था तो अक्सर अपनी पत्नी पूनम देवी और बेटे दीपक से इसी बात को लेकर के झगड़े होते थे। अंजन दास सिर्फ शराब के ही आदी नहीं था, बल्कि एक महिला के साथ उसका अवैध संबंध भी चल रहा था और इस बात की खबर पूनम देवी को भी मालूम हो चुका था और उसके बेटे दीपक को भी। और इसी बात से लेकर के अक्सर वो अपने पति को समझाने की कोशिश करती थी कि ये सारी चीज़ें गलत जो है इन सबको छोड़ दो, क्योंकि इस बात की खबर अगर आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलेगा तो शायद हम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन जब इसी बात से लेकर के पूनम देवी और उसका बेटा दीपक अंजन दास से लेकर के बातचीत करते थे तो इसी बात से लेकर के झगड़े कुछ इस प्रकार से होते थे कि आए दिन हर रोज़ उस घर में शोर शराबा होना शुरू हो जाता है और लोग आस पड़ोस के लोग भी इनके शोर शराबे और झगड़े से तंग आ चुके थे। आस पड़ोस के लोगों को भी लग रहा था कि इनके घर का लगभग ये रोज़ का ड्रामा हो चुका था। फिर पूनम देवी और दीपक को लगता है कि शायद अंजन दास अपने आदतों से सुधरने वाला नहीं है और फिर एक दिन पूनम देवी और उसका बेटा दीपक दोनों मिल करके एक षड्यंत्र बनाते हैं और इस षड्यंत्र के तहत अंजन दास को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देते हैं। और फिर जून के महीने में इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन पूनम देवी और उसका बेटा दीपक अपने ही षड्यंत्र के तहत जब अंजन दास शाम को ड्यूटी से घर आता है उसके खाने में कुछ नशीली पदार्थ मिला लेते हैं। खाना खाने के बाद जब गहरी नींद में अंजन दास सो जाता है तो गहरी नींद में ही ये दोनों मिल करके उसकी गला दबा करके हत्या कर देते हैं और फिर उसके बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक तेज़धार हथियार निकालते हैं और उसके शरीर के लगभग 22 हिस्से अलग अलग कर देते हैं और फिर उसके शरीर के सारे हिस्से अपने ही घर के फ्रिज में रख देते हैं। इससे पहले कि उस फ्रिज से कुछ बदबू बाहर निकले, इस बदबू को छिपाने के लिए तुरंत अपने घर में मिस्त्री बुलाते हैं और अपने घर की पूरी रंगाई पोताई और पेंटिंग का काम कराते हैं ताकि उसका बदबू बाहर ना निकल सके। और फिर उसके शरीर के एक दो हिस्से एक दो दिन गैप करके रात के अंधेरे में इसी पांडव नगर के रामलीला ग्राउंड में ले जा करके और फेंक देते हैं। जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है कि अंजन दास के शरीर के सारे हिस्से कहाँ हैं तो ये बताते हैं कि उसके शरीर के कुछ हिस्से रामलीला मैदान के ग्राउंड में ले जाकर के फेंक दिए हैं और अभी भी उसके शरीर के कुछ हिस्से इनके घर के ही फ्रिज में पड़ा हुआ है। जब पुलिस इन दोनों को लेकर के इनके घर पे पहुंचती है और जब फ्रिज को खोलती है तो अभी भी उसके फ्रिज में अंजन दास के शरीर के कई हिस्से पड़ा हुआ था। लगभग उसमें से 12 से लेकर के 15 शरीर के हिस्से ये लोग रामलीला के मैदान ग्राउंड में ले जाकर के फेंक चुके थे। पुलिस जब अंजन दास के शरीर के सर के बारे में पूछताछ करती है तो अभी तक ये लोग अंजन दास के सर के बारे में पुलिस वालों के सामने खुलासा नहीं किया है। लेकिन जब ये पूरी सच्चाई पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस भी एक बार फिर से सोचने और समझने पे मजबूर हो जाती है और पुलिस भी एक बार फिर से आफ्ताब और श्रद्धा के मामला को याद करने लगती है। जब ये खबर एक बार फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचता है तो लोगों के जहन में भी फिर से एक बार आफ्ताब और श्रद्धा का मामला ताज़ा कर जाता है। हर कोई सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है। आखिरकार पुलिस वालों ने 5 महीने बाद इस केस का खुलासा कर ही देते हैं। फिलहाल पुलिस ने पूनम देवी और दीपक को अपने कस्टडी में लेकर के इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।